दोस्तों, मेरा नाम आशीष कुमार है। मेरी यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा 2019 में रैंक 53 आई थी। और मैं ओरिजिनली दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल से आता हूँ और मेरी सारी स्कूलिंग दार्जिलिंग में ही हुई है। और इनिशियली मैं बैंकर बनना चाहता था, इसीलिए मैंने 11 और क्लास 11-12 में कॉमर्स लिया था। और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी आया इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन के लिए। हाउएवर ड्यूरिंग कॉलेज मैंने अपना मन बना लिया ड्यू टू जो कुछ कुछ इवेंट्स हुए, और जिसकी वजह से मैंने मन बना लिया कि मुझे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है। तो कॉलेज के बाद से आई हैव बिन प्रिपेयरिंग, और मेरा ये दूसरा अटैम्प्ट था। दूसरा अटैम्प्ट में मैंने रैंक 53 हासिल कर पाया। और इस वीडियो में मैं इलेबोरेट करूँगा कि मेरी क्या रणनीति रही थी, क्या स्ट्रैटेजी रही थी कि इस एग्ज़ाम में मैं सक्सेस पा सकूँ। पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि अपनी जो फर्स्ट अटैम्प्ट था उसमें मैं प्रीलिम स्टेज में ही मुझे सक्सेस हासिल नहीं हो पाया था। मैं प्रीलिम्स में ही फेल हो गया था। और इस फेलियर से मैंने काफ़ी कुछ सीखा जो मैं कैंडिडेट्स को बताना चाहूँगा कि व्हाट वर माय लर्निंग्स, कि मैंने पहले अटैम्प्ट में फेलियर से क्या क्या सीखा। पहले चीज़ जो मैंने सीखी कि मैं बहुत ज़्यादा किताबें करने लग गया था। मैं इकोनॉमिक्स के लिए 2-3 किताबें, पॉलिटी के लिए 2-3 किताबें। मुझे लगता था कि मेरा नॉलेज बेस इम्प्रूव हुए जा रहा है, मैं तो बहुत ही अच्छा करके आऊँगा एग्ज़ाम में। बट इसकी वजह से क्या हो गया कि इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं रिवाइज़ ही नहीं कर पाया, और इसकी वजह से मेरा उतना सक्सेसफुल नहीं रह पाया पहला अटैम्प्ट। और सेकेंडली मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखे थे, तो इसकी वजह से मुझे पता नहीं था कि प्रीलिम्स में क्या एग्जैक्टली क्या पूछा जा रहा है। और मैं मॉक टेस्ट के भरोसे ही जाता था कि जो उनमें आएगा वही यूपीएससी में भी वैसे ही सिमिलर पैटर्न में क्वेश्चंस आएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आपको आपको देखना ही पड़ेगा। और थर्डली मैंने अपना स्ट्रैटेजी सही से नहीं बनाया था कि मैं क्या पढ़ूँगा, कहाँ से पढ़ूँगा, प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करूँ मैं। तो ये सारा मैंने करेक्ट किया अपने सेकंड अटैम्प्ट में, एंड इसकी वजह से मुझे सफलता हासिल हो पाई मेरे दूसरे अटैम्प्ट में। और एक सवाल काफ़ी जो कैंडिडेट्स पूछते हैं कि आप कितना 12-13 घंटा पढ़ते थे, या इज़ देयर अ मिनिमम जो आपको देना पड़ता है इस एग्ज़ाम में निकालने के लिए। मैं कहूँगा सबका अलग अलग है। मैंने ये भी कहना गलत हुआ कि आपका 2-3 घंटे में ही यूपीएससी क्लियर हो जाएगा, 2-3 घंटे ही पढ़ोगे। बट 12-13 घंटे की भी जितना मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है। मेरी एक टारगेट बेस्ड स्टडी होती थी। आई वुड हैव सर्टेन टारगेट्स जो दिन में मुझे कंप्लीट करने हैं, और ये नॉर्मली 7 से 8 घंटे में मैंने इट वुड गेट कंप्लीटेड। और ये नॉर्मली आप रोज़ अगर इतना टाइम दे रहे हो तो कभी कभी इट कैन गेट बोरिंग, कि आप काफ़ी टाइम दे रहे हो, रोज़ 7-8 घंटे पढ़ रहे हो। तो इसीलिए मैं कुछ हॉबीज़ के लिए भी टाइम निकालता था। कभी कभी फुटबॉल खेल लेता था, या कभी कभी कुछ यूट्यूब वीडियो देख लिए हैं, या कोई जो किताब है विच इज़ नॉट रिलेटेड टू प्रिपरेशन। स्पेशली मुझे जैसे इकोनॉमिक्स की किताबें या क्राइम फिक्शन की किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। तो फ्री टाइम में मैं वो भी पढ़ लेता था। तो इससे क्या होता था कि आई कुड गिव दैट 8 आवर्स कंसिस्टेंटली फॉर जो 2.5 साल मैंने तैयारी की है। और मेरी एनर्जी भी काफ़ी रहती थी कि मेरा 100% आई वुड बी कॉन्सेंट्रेटिंग 100% जो 8 घंटे थे। तो इससे मेरा एफर्ट्स काफ़ी मैंने काफ़ी उभर के आता था। और मुझे लगता है यही काफ़ी ज़रूरी है कि आप पढ़िए, या स्टडी शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी कि यूपीएससी निकालनी है मुझे। बट थोड़ा टाइम आपको, या मैंने आपको हॉबीज़ को भी देना पड़ेगा, अपने माँ बाप या दोस्तों से बात करने के लिए भी आपको देना चाहिए, कि आप रिफ़्रेश रहें। और अकॉर्डिंगली इससे आपकी परफॉर्मेंस जो एग्ज़ाम में है वो भी काफ़ी इम्प्रूव करेगी, और वहाँ भी आप काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप प्रॉपरली आप बैलेंस करके चलिए चीज़ों को। और मैंने जो बुक लिस्ट फॉलो किया, मैं वो बताता हूँ कि मेरा बुक लिस्ट पहले तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत रहा है, और बस लक्ष्मीकांत ही किया है मैंने पॉलिटी के लिए। ज्योग्राफी के लिए जो 2 एनसीईआरटीज़ आती हैं क्लास 11 वाली, मैंने सिर्फ वही की। मैंने 12 वाली एनसीईआरटीज़ नहीं की, क्योंकि मेरे ओपिनियन में इट इज़ क्वाइट आउटडेटेड, और इसीलिए बस 11 वाली ही की। और इकोनॉमिक्स के लिए मैंने एक श्रीराम सर की पियर्सन की बुक आती है, मैंने वो किया, विच कवर्स काफ़ी एक्सटेंसिवली कवर करती है। और ये बेस्ट पार्ट इस किताब की है कि वो मेंस में भी काफ़ी काम आ जाती है। उसमें ऐसा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। और बाकी आपका कल्चर हो गया। कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया मैंने की। और जो क्लास 11 की एनसीईआरटी आती है, क्योंकि उसमें से एवरी ईयर आपकी एक क्वेश्चन आती है, उसको आप बहुत ही डिटेल में करना।
उसमें जो भी टर्म्स दिए हैं आप उसको गूगल पे सर्च करके वहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख लेना पेज के साइड में ही, क्योंकि वहाँ से ऑलमोस्ट श्योर शॉट आपका एक क्वेश्चन आता ही आता है। और उसके बाद जो हो गया आपका एंशिएंट और मीडियोल हिस्ट्री के लिए मैंने तो ज़्यादा कुछ नहीं किया क्योंकि मेरा ऑप्शनल था हिस्ट्री। हाउएवर इसके लिए आप एनसीईआरटीज़ कर सकते हैं, जो आर एस शर्मा वाली आती है और जो सतीश चंद्र वाली आती है आप वो कर सकते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम बेस्ट है, तो मैंने स्पेक्ट्रम ही बार बार पढ़ा। और फिर आगे आपका वर्ल्ड हिस्ट्री, तो फिर से मेरा ऑप्शनल था तो इसीलिए मैंने कुछ अलग से नहीं किया। बट अगर मैं आपको रेकमेंड करूँगा तो या तो आप कोई भी कंपाइलेशन उठा सकते हो मार्केट से, या तो आप एनसीईआरटी कर सकते हो, जो कि अर्जुन देव की आती है वर्ल्ड हिस्ट्री पे। इसके बाद जो आपका हो गया साइंस एंड टेक हो गया। साइंस एंड टेक तो मेनली आपका करंट अफेयर रिलेटेड ही होता है। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी हो गई या नैनो टेक्नोलॉजी हो गई, बाकी आप करंट अफेयर से कर लो, इट विल बी मोर देन इनफ। और उसके बाद आती है सोसाइटी। सोसाइटी के लिए मैंने इंटरनेट यूज़ किया, और जो 12 का एनसीईआरटी होती है वो मैंने यूज़ किया। और बाकी जो मेंस की डिटेल बुक लिस्ट है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। बट बाकी मैंने प्रीलिम्स के लिए इन्वायरमेंट के लिए ये किया, शंकर आईएएस की किताब आती है वो मुझे लगा काफ़ी अच्छी है और मैंने वही रेफ़र किया इन्वायरमेंट के लिए। और करंट अफेयर्स के लिए करंट अफेयर्स भी काफ़ी ज़रूरी है। मैं न्यूज़पेपर पे बहुत ध्यान दिया। मैं प्रीलिम्स और मेंस तक के एक दिन पहले तक मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा है। और कोई भी आप एक करंट अफेयर मटेरियल उठा लो मार्केट पे जो आपको सही लगे, और उसी को आप कीप रिवाइजिंग। ज़्यादा एक्स्ट्रा सोर्सेज मत करना। आप एक्स्ट्रा प्रीलिम्स के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा कर सकते हो, जैसे कि आपका जो करंट अफेयर हैवी टॉपिक्स है, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इन 3 टॉपिक से प्रीलिम्स में काफ़ी करंट अफेयर आते हैं। तो इनके लिए आप कोई भी कंपाइलेशन एक एक्स्ट्रा उठा सकते हो अपार्ट फ्रॉम दी जो मेन जो करंट अफेयर मटेरियल आप कर रहे हो उसके लिए ये आप एक सेकंड सोर्स उठा सकते हो, बस इन 3 सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि यहाँ से काफ़ी करंट अफेयर्स आती है प्रीलिम्स में। और ये तो हो गई मेरी मेजर बुक लिस्ट। और मैं फिर अब स्टेज बाय स्टेज बताता हूँ क्या अप्रोच रहनी चाहिए और क्या अप्रोच में ही रही थी। तो प्रीलिम्स में सबसे क्या ज़रूरी है कि आप अपना सोर्स प्रॉपर्ली सेट कर लो। आप वेरियस टॉपर्स वीडियोस देखो, कौन से कॉमन बुक्स हो कर रहे हैं, और सब जितना भी आपका टॉपिक्स है आप सब के लिए एक एक सोर्स रखो। कि अगर पॉलिटी पढ़ रहा हूँ तो बस लक्ष्मीकांत ही पढ़ूंगा और कुछ नहीं पढ़ूंगा मैं। तो आप पहले तो लिमिटेड सोर्स रखो और बार बार रिवाइज करो। और सेकेंडली आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो प्रीलिम्स के, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। एटलीस्ट 10-15 साल का तो आप सॉल्व कर ही लो कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से एरिया से पूछे जा रहे हैं, कितना डेप्थ में पूछे जा रहे हैं। तो ये आप प्रॉपर्ली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करोगे तभी आपको हेल्प करेगा। और कभी कभी डायरेक्ट सवाल भी आ जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, तो इसलिए भी ज़रूरी है सॉल्व करना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। और थर्डली आपको जो मिसलेनियस टॉपिक्स है इसके लिए भी मैं सजेस्ट करूँगा आप फोकस करना। जैसे कि मैपिंग हो गया, मैपिंग से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, या आप कोई और टॉपिक्स ले लो। अगर नेशनल पार्क्स हो गया, रामसर साइट्स हो गए, रिवर्स हो गए, हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज़ हो गए, तो इनका मैंने इंटरनेट यूज़ करके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लिया था और यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन आ जाते थे। तो अगर आप यही 2 पार्ट स्ट्रॉन्ग कर लो तो आपको 4-5 क्वेश्चन का वहीं एज मिल जाएगा बाकी कैंडिडेट्स पे, क्योंकि बाकी कैंडिडेट्स नॉर्मली ये पार्ट इग्नोर कर लेते हैं। और इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप बेसिक छोटा इंटरनेट से सर्च करके उसके आप नोट्स बना लेना, और दिस विल मैंने आपको एक एज देगा प्रीलिम्स तैयारी में आपकी। और इसके बाद रोल आता है आपका टेस्ट सीरीज़ का। पहले तो आप जो ऑनलाइन वेबसाइट्स पे रोज़ 5-10 सवाल आते हैं, आप रोज़ वो बनाना कि कि जो आप पढ़ रहे हो वो आप अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं, क्वेश्चन सही हो रहे हैं कि नहीं, तो ये सब पता चलेगा। और मॉक टेस्ट आप सॉल्व करो। मैंने ऑलमोस्ट 50 से 60 प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट सॉल्व किए थे इस बार। और सॉल्व करने से ज़्यादा क्या ज़रूरी है उसकी एनालिसिस। आप देखो कि अगर मैं कोई क्वेश्चन गलत कर रहा हूँ तो मैं एग्जैक्टली क्यों गलत कर रहा हूँ। क्या मेरी नॉलेज में कमी है, क्या एनालिसिस में कमी है, या मेरे कंसंट्रेशन में लैप्स है। तो अकॉर्डिंगली जो भी मिस्टेक हुई है आप उसको वहाँ पे करेक्ट करो। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि मैं क्या करता था कि एक टेस्ट का एक A4 साइज शीट पे अलग से नोट्स बना लेता था कि जो भी एक्स्ट्रा ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन है टेस्ट में जो मुझे नहीं पता है,
तो उसको एक्स्ट्रा में A4 साइज शीट में मैंने दोनों साइड में एक एक टेस्ट का एक A4 साइज शीट पे होता था। मैं ऑल्दो वन नोट पे बनाता था, बट अगर आप पेज पे बना रहे हो तो आप A4 साइज शीट लेके एक शीट में मैक्सिमम दो साइड पे एक टेस्ट के आप नोट्स बना लेना, कि प्रीलिम्स के पहले आपके पास कम से कम तो 35-40 पन्ने हों और आप उसको रिवाइज कर पाएँ और प्रॉपरली जो है इम्प्लीमेंट कर पाएँ। और इसके बाद अपार्ट फ्रॉम दिस मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप अपना एलिमिनेशन टेक्निक्स इम्प्रूव करो, और ये आपके प्रैक्टिस से ही आएगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता फिर भी आप उसको पढ़ो कि कुछ तो तरीका निकल जाए, कोई तो इसका समहाउ मेरा आंसर आ जाए इसका, कि मैं इसको सही कर पाऊँ और मुझे 2 नंबर मिल जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जो 2019 का प्रीलिम्स था, एक क्वेश्चन था कि यूएन का ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का एक कन्वेंशन था और यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन दिया हुआ था। तो मुझे भी कोई आइडिया नहीं था कि इनका डिटेल्ड ये क्या काम करते हैं, बहुत डिटेल में तो नहीं पता था, बट इतना मैंने नाम से देखा कि एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में है और एक करप्शन के बारे में। तो अगर आप ये क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ोगे तो यूपीएससी ने एग्जैक्टली ऑपोजिट दे दिया है काम इनका, मैंने इन द क्वेश्चन, कि ऑर्गेनाइज क्राइम वाले का करप्शन का मैंडेट दे दिया है और करप्शन वाले का ऑर्गेनाइज क्राइम मैंडेट दे दिया। तो इससे आप ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे और आंसर आ जाएगा। तो ऐसा ही आप इस पर फोकस करो कि नहीं भी आता है तो यू डू अटेम्प्ट। और एक और चीज़ जो कैंडिडेट्स पूछते हैं, कितने सवाल अटेम्प्ट करने चाहिए। तो मेरी जो स्ट्रैटेजी है, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं तो 100 के 100 अटेम्प्ट करता था, इस बार भी 100 अटेम्प्ट किए हैं मैंने। बट मैं क्या रिकमेंड करूँगा कि आप अपना ऑप्टिमम लेवल ऑफ अटेम्प्ट्स ढूंढिए जहाँ पे आपका स्कोर मैक्सिमाइज हो रहा है, और ये आप वेरियस मॉक सॉल्व करके, और मॉक सॉल्व करते वक्त आप बहुत ही सिस्टमैटिक अप्रोच रखिए, ये आप पता कर सकते हैं कि मेरी कितनी ऑप्टिमम अटेम्प्ट है। और मैं सजेस्ट करूँगा कम से कम 80-85 से तो कम नहीं होनी चाहिए, कि अगर आपकी 80-85 से कम है तो इतना कंपटीशन है कि आपको क्लियर करने में मुश्किल हो जाएगा जो भी आपका कट ऑफ जो है प्रीलिम्स का। एंड एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि कैसे मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। आप एक ही गो में मत सॉल्व कीजिए कि पहले बार रीड किया और मैंने एक ही रीडिंग में 100 क्वेश्चन बना दिए। मैं रेकमेंड करूँगा आप बहुत ही सिस्टमैटिक अप्रोच रखिए। जैसे मैं क्या करता था कि जिन क्वेश्चन में मैं शॉर्ट हूँ, ऐसे 30-35 क्वेश्चन रहते थे, उनको मैं पहले रीडिंग में टिक कर देता था और सर्कल कर देता था। और सेकेंडली जो क्वेश्चन में आप दो ऑप्शन में मैंने अटक रहे हैं, उनको आप सेकेंड अटैम्प्ट में सॉल्व कीजिए। और थर्डली कुछ क्वेश्चन में आप 3 ऑप्शन में स्टक हो रहे हैं, वहाँ से भी कोशिश कीजिए जितने आप अटैम्प्ट कर सकते हैं वो अटैम्प्ट कीजिए। और जो चौथे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको कोई आइडिया नहीं है, आप एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ भी कोशिश कीजिए। अगर कुछ एलिमिनेट हो जाए तो ठीक है, वरना आई वुड रिकमेंड कि ये क्वेश्चंस आप छोड़ दो, वही बेटर रहेगा। नहीं तो वरना काफ़ी नेगेटिव में चल जाता है इसकी वजह से। बट वो डिपेंड्स ऑन यू, आप मॉक टेस्ट देखिए, आप देख लो आपके लिए क्या ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी रहेगी इन दिस रिगार्ड। और ये तो हो गया प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स में आप आराम से ये स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए, एनालाइज कीजिए, देन आपके हाई चांसेस रहेंगे कि आप प्रीलिम्स क्लियर कर लें। इसके बाद आती है मेंस की बारी। मेंस इज़ वेरी क्रूशल। मेंस में आप अच्छा करोगे तभी सिलेक्शन होगा। तो मेंस में मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहती थी कि जो बेसिक बुक्स मैंने पहले पढ़े हैं, लक्ष्मीकांत हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई, वही रिवाइज करता था मैं। और अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ टॉपिक्स मैं आपको पेपर वाइज बताता हूँ। GS1 में पहला हो गया हिस्ट्री एंड कल्चर। तो मेरा ऑप्शनल था हिस्ट्री, तो मुझे इन दोनों सेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट अगर आपका ऑप्शन नहीं है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि एक तो आप स्पेक्ट्रम पढ़ो, और स्पेक्ट्रम से भी अगर अच्छे आंसर्स नहीं बन रहे हैं तो आप एक बिपिन चंद्र पढ़ सकते हो। उसमें बहुत ही लूसिडली एक्सप्लेन किया हुआ है और आप उससे मच बेटर आंसर लिख पाओगे अगर आप बिपिन चंद्र पढ़ो तो। और कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया काफ़ी है, उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, प्रीलिम्स के लिए हो या मेंस के लिए, दोनों के लिए। इसके बाद आता है आपका ज्योग्राफी वाला पार्ट। तो ज्योग्राफी के लिए जो मैंने क्लास 11 की 2 NCERTs की और उसी के अकॉर्डिंग मैं आंसर करके आया। और बच जाता है सोसाइटी। तो सोसाइटी में मैंने इंटरनेट यूज़ किया, और जो NCERT है सोसाइटी वाली, जो पीली वाली आती है, तो इनको यूज़ करके मैंने जो वेरियस टॉपिक्स हैं उन पे नोट्स बना लिए हैं। कम्युनलिज्म हो गया, रीजनलिज्म हो गया, सेक्युलरिज्म हो गया, तो इन पे मैंने नोट्स बना लिए। तो ये हो जाता है आपका GS1 का। और GS2 पे आते हैं। तो GS2 पे पहला पार्ट है पॉलिटी।
तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत काफ़ी है, उसमें प्री मेंस दोनों का काफ़ी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। आप उसी को रिवाइज करो, वहीं से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन निकल जाएंगे। और अगर कुछ अजीब क्वेश्चन आ जाता है, वो सबके लिए अजीब है, वो सब वहीं पे कुछ अपना जो भी कॉन्सेप्ट है उसी से कुछ आंसर बना के आएंगे। इसके बाद आता है गवर्नेंस। गवर्नेंस के लिए या तो आप कोई स्टैंडर्ड बुक ले सकते हो, कोई स्टैंडर्ड बुक्स आती हैं गवर्नेंस के लिए, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। बट मैंने क्या किया था, मैंने मार्केट से मटेरियल उठाया था, इंटरनेट का यूज़ किया था और प्रॉपर्ली फिर से टॉपिक बाय टॉपिक नोट्स बना ली कि रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, हेल्थ हो गया, एडुकेशन हो गया, तो इनके नोट्स बना लिए थे। और जो आखिरी टॉपिक GS2 में आता है वो है आपका इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इंटरनेशनल रिलेशंस की मैंने क्या किया था, मैंने जो फ्रेमवर्क सोच लिया था कि इंटरनेशनल रिलेशन किन किन डायमेंशन में होता है। सिक्योरिटी हो गया, ट्रेड हो गया, इन्वेस्टमेंट्स हो गए, एनर्जी कोऑपरेशन हो गया, या कोऑपरेशन इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गया। तो जो इन टॉपिक्स पे मैंने शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बना लिए मेजर कंट्रीज़ के। मेजर कंट्रीज़ मतलब कि जो नेबर हो गए, या जो बाकी USA हो गए, रशिया हो गए, और इनका मटेरियल सारा जो आपका जो करंट अफेयर्स बुकलेट आती है मंथली वाली, उसी में सारा कंटेंट दिया हुआ है। तो इसको इसमें आपको कुछ अलग से खुद करने की ज़रूरत है नहीं। फिर हम आते हैं GS3 पे। तो GS3 पे मैं मेरा पहला पार्ट आता है इकोनॉमिक्स। तो मेरा ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स था, तो इकोनॉमिक्स में कोई भी दिक्कत नहीं आई। बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वही श्री राम वाली इकोनॉमी रेफ़र कर सकते हो, या मार्केट में आप कोई भी मटेरियल रेफ़र कर सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। या करंट अफेयर जो मटेरियल आता है कंपाइलेशन, जो मेंस के पहले आता है, उसमें भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ रहता है। इकोनॉमिक्स वाला जो पोर्शन आता है तो उससे भी काफ़ी अच्छे से कवर हो जाता है। और सेकंड पार्ट आता है जो एग्रीकल्चर और PDS, ये सब पार्ट आता है। तो इसके लिए भी आप कोई मार्केट से मटेरियल उठा लो, या मैंने तो इंटरनेट यूज़ करके इन पे जो मेजर टॉपिक्स हैं उन पे नोट्स बनाए थे। हर चीज़ के नोट्स नहीं बनाए थे क्योंकि उतना आपके पास टाइम रहता है नहीं। बट जितने भी मेजर टॉपिक्स थे जिनका मेरे पास कोई आइडिया नहीं था, या कोई स्टैंडर्ड बुक्स में जो नहीं थे, तो वहाँ से मैंने ये बना लिया। और फिर आता है साइंस एंड टेक। तो साइंस एंड टेक आपका पूरा करंट अफेयर से ही आता है। आप न्यूज़पेपर ध्यान से पढ़ो, करंट अफेयर मटेरियल देखो, वहीं से आपको काफ़ी फॉर्डर मिल जाएगा। और जो आखिरी पार्ट आता है वो है इंटरनल सिक्योरिटी। तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी मैंने आपका एक करंट अफेयर बुकलेट जो आती है सिक्योरिटी वाली, इधर आप वो कर सकते हो। और आपको अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कोई भी एक मटेरियल उठा लो इंटरनल सिक्योरिटी के मार्केट से, कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाए। और पॉसिबल हो तो इस पे भी नोट्स बना लेना। मैंने नोट्स बना लिए थे तो मेजर टॉपिक्स पे, तो इससे आपका GS3 भी तैयार हो जाएगा। फिर आता है GS4, जो कि एथिक्स पेपर। इसमें कैंडिडेट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, और काफ़ी कैंडिडेट्स ये गलती करते हैं कि किताब पे किताब पढ़े जाते हैं, फिर भी मार्क्स 70-80 से ऊपर बढ़ नहीं पाते हैं। तो एथिक्स के लिए मैं क्या रेकमेंड करूँगा कि ये काफ़ी एप्लीकेशन बेस्ड पेपर है, और इसमें आपको सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, कोई भी एक आप स्टैंडर्ड मटेरियल उठा लो, या लेक्सिकन हो सकती है, या कोई भी किताब हो सकती है। तो जो भी मेजर टर्म्स है सिलेबस में, उसका आप एक सिंपल डेफिनेशन देखो जो आपको याद रहे और जो आप एग्ज़ाम में लिख पाओ। काफ़ी डेफिनेशंस काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं जो आपको भी याद नहीं रहेगी, और वो एग्ज़ाम में भी नहीं लिख पाओगे। तो एक सिंपल सा डेफिनेशन याद करो, और अकॉर्डिंगली आप सोचो कि फॉर एग्जांपल अगर लिया जाए, अगर ऑनेस्टी की बात की जाए, तो आप ये सोचो कि आपने लाइफ में कब ऑनेस्टी दिखाई है। हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज़ लाइक गांधी जी ने कब ऑनेस्टी दिखाई है, कलाम जी ने कब ऑनेस्टी दिखाई है, या कोई आपका फेवरेट क्रिकेटर हो उसने कब ऑनेस्टी दिखाई है। तो ऐसे हर वर्ड पे आप 2 से 3 एग्जाम्पल प्रिपेयर करके रखो, और कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक करो, तो इससे आपका थ्योरी पार्ट हो जाएगा। और केस स्टडी आप थोड़ा प्रैक्टिकल हो तो एंड उससे आप केस स्टडीज़ भी टैकल कर पाओगे। और इसके बाद आती है जो ऐसे पेपर है। ऐसे पेपर के लिए मैंने कोई अलग से तैयारी नहीं की थी, और मुझे लगता भी नहीं कोई आपको अलग से तैयारी करनी है। जो आपके टॉपिक्स आते हैं वही सेम GS वाले ही होते हैं। अगर आपने GS सही से किया है तो वही बस आपको ये करना है कि आपको एक प्रॉपर एनालिसिस करना है, क्योंकि ऐसे में आप GS जैसा नहीं लिख के आ सकते हो। ऑल्दो कंटेंट वही होगा, बट आपको बेटर एनालाइज करना है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना है। उस पर आप फोकस कीजिए ऐसे में, और ऐसे को थोड़ा फ्रेश बनाइए कि थोड़ा अच्छा इंट्रो कंक्लूजन हो, या बॉडी में 1-2 चीज़ यूनिक हो। और ये करोगे तो यू विल बी एबल टू स्कोर, मैंने ऐसे में अच्छा आप स्कोर कर पाओगे, डिसेंट यू विल बी एबल टू स्कोर इन दी ऐसे पेपर। और एक और क्वेश्चन जो कैंडिडेट्स पूछते हैं कि आंसर राइटिंग की क्या इंपॉर्टेंस रही है
सिविल सर्विसेज में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट मैं पर्सनली कहूँ तो मैंने ज़्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की नहीं। मैंने 5 टेस्ट लिखे हैं जो जीएस वाले, और ऐसे मैंने चार चार टेस्ट लिखे थे ऐसे वाले। तो मेरा आंसर राइटिंग पहले से ही काफ़ी ठीक था। मैंने आई कैन राइट जो अकॉर्डिंग टू डिमांड्स और क्वेश्चन, और काफ़ी पहले से ठीक ठाक आंसर राइटिंग था, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं किया। बट मैं रेकमेंड करूँगा, अगर आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है आंसर राइटिंग पे, तो आप रोज़ एटलीस्ट 1 या 2 लिखो, और आप कोई अपने फ्रेंड को दिखा दो या कोई सीनियर को दिखा दो, एंड प्रॉपरली आप खुद भी एनालाइज करो कि मैंने क्या सही लिखा है, क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। ऐसे आप रेगुलरली करो तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी आंसर राइटिंग में, और कोई आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा जो मेंस के जो आंसर्स है उसको हैंडल करने में। और इसके बाद आ जाता है आखिरी स्टेज, जो कि इंटरव्यू। तो ये रिलेटिवली लाइटर स्टेज होता है। अगर आप प्री और मेन से कंपेयर कर लो, उतने आपको फैक्ट्स वगैरह बहुत याद नहीं करने हैं। इसमें आपका क्या फोकस मेन रहना चाहिए कि जो आपका डैफ है, जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है, उसमें जो भी आपने डिटेल्स भरी है कि आप कौन से स्कूल से हो, या आपके पिताजी क्या करते हैं, आप कौन से सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हो। जैसे कि मैं इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट हूँ, तो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ना पड़ा था मुझे। तो एक तो डैफ आपका अच्छा होना चाहिए। सेकेंडली आपका जो करंट अफेयर पे काफ़ी आपको फोकस करना पड़ेगा। करंट अफेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने सारे स्टेज में इंपॉर्टेंट है, प्री में भी, मेंस में भी, बट इंटरव्यू में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, मैं 3 से 4 न्यूज़पेपर पढ़ता था। एक तो अपना इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था मैं, एक मिंट पढ़ता था, और थर्डली में या तो हिंदुस्तान टाइम्स या तो हिंदू, इन दोनों में से एक पढ़ता था। 3 न्यूज़पेपर मैं रोज़ पढ़ता था, और मैं डिटेल में पढ़ता था। और थर्डली आपको ये याद रखना है कि आपको इन्फॉर्मेशन खाली क्रैम नहीं करना है, क्योंकि ऑल्दो इट इज़ अ टेस्ट ऑफ नॉलेज डेफिनेटली, बट पर्सनैलिटी का भी टेस्ट है। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि नॉलेज का टेस्ट है ही नहीं, क्योंकि अगर आप एग्जांपल लें कि अगर मैं इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट हूँ और मुझे इकोनॉमिक्स पे कोई सवाल पूछ ले इंटरव्यू में, और मैं सही से नहीं बता पाऊँ, तो एक तरीके से मेरी पर्सनैलिटी भी दिखाती है कि मुझे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं इकोनॉमिक्स में, कॉलेज में ऐसे ही पास कर लिया मैं, तो इट डज़ नॉट रिफ्लेक्ट वेल मेरी पर्सनैलिटी के ऊपर। तो इसलिए नॉलेज और पर्सनैलिटी दोनों चाहिए। बट व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ आप कितने काम रहते हो थ्रू आउट द इंटरव्यू, आप कितने बैलेंस्ड हो। तो ये सब आप करोगे तो यू विल डू वेल इन द इंटरव्यू। ऐसे कोई बहुत ही मेजर आपको कुछ बहुत बड़ा नहीं करना है आपको इंटरव्यू में प्रिपेयर करने के लिए। जैसे आप हैं आराम से, जो आपके पर्सनैलिटी में पॉजिटिव्स हैं उसी को आप उभारिए, निखारिए, और उनको आप दिखाइए इंटरव्यू में, और आप ज़रूर अच्छा करेंगे इन द सिविल सर्विसेज इंटरव्यू। और एक और सवाल जो एस्पिरेंट्स पूछते हैं कि आप सोशल मीडिया चलाते थे कि नहीं, और इंटरनेट का ओवरऑल क्या रोल था प्रिपरेशन में। तो मेरा प्रिपरेशन वॉज हैवीली इंटरनेट बेस्ड। इंटरनेट का बहुत यूज़ किया है मैंने। कुछ भी टॉपिक नहीं आता था या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो यूट्यूब वीडियो देख लिया, या उस कुछ के नोट्स बनाने वो भी ऑनलाइन देख लिए हैं, या कुछ भी, मतलब कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आई वुड रेफर टू इंटरनेट। सोशल मीडिया में ज़्यादा नहीं चलाता था, क्योंकि मेरा पर्सनल रीज़न था कि मैं देख रहा होता था कि दोस्त यार ये कर रहे हैं, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में है, कोई फॉरेन में इतना कमा रहा है, कितने सक्सेसफुल हैं लाइफ में, और मैं यहाँ पे दिन भर बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ। तो थोड़ा वो हो जाता है, इट फील्स कि व्हाट एम आई डूइंग विथ माई लाइफ। तो इसलिए मैं सोशल मीडिया जो 2.5 साल की मेरी तैयारी रही है उसमें नहीं चलाया हूँ। बट मैं रेकमेंड करूँगा कि आप जो सोशल मीडिया और इंटरनेट है, अगर उसको आप प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकते हो, डेफिनेटली आप यूज़ कीजिए। बट ये भी याद रखिए कि अगर आप फॉर एग्जांपल कोई एजुकेशनल यूट्यूब मैंने वीडियो देख रहे हो, तो ये भी बहुत आसान होता है कि नीचे रिकमेंडेशन आ गया और सडनली आप मूवी ट्रेलर देखने लगे, गाने देखने लगे, तो उस पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। यू हैव टू शो डिसिप्लिन। अगर आप फ्री टाइम में देख रहे हो कोई बात नहीं, अगर आप लिमिट के साथ देख रहे हो, या गाने देख रहे हो, या टीवी सीरीज़ देख रहे हो, या मूवी देख रहे हो, अगर आपकी लिमिट है तो इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दिन में 4-4, 5-5 घंटे वही कर रहे हो, तो इस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और एक और सवाल जो कैंडिडेट्स पूछते हैं इज़ रिगार्डिंग कोचिंग, कोचिंग लेनी चाहिए कि नहीं। तो मैं दोनों आपको प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताऊंगा। ऑप्शनल के लिए जितना मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है कोचिंग, क्योंकि मेरा हिस्ट्री में कोई बैकग्राउंड नहीं था, तो मेरा ऑप्शनल कोचिंग ने काफ़ी हेल्प किया। बट फिर भी मुझे मेजरली सेल्फ स्टडी ही करना पड़ा, क्योंकि अगर आपको टॉप मार्क्स लाने हैं तो कोचिंग से इट विल नॉट सफाइस, आपको खुद ही काफ़ी करना पड़ेगा। तो सेल्फ स्टडी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस एग्ज़ाम, या तो ऑप्शनल के लिए हो, या इंटरव्यू के लिए हो, या मेंस के जीएस के लिए हो। जीएस के लिए भी मैंने कोचिंग ली थी,
इससे फ़ायदे नुकसान दोनों हुए। फ़ायदे हुआ कि आई हैड नो आइडिया ऑफ द सिविल सर्विस, तो वहाँ थोड़े लाइक माइंडेड एस्पिरेंट से बात हुई और थोड़ा आइडिया हुआ। बट अभी मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि अगर मेरे पास सही गाइडेंस होता, मुझे पता होता कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं और कौन कौन से स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने हैं, तो मैं इट वुड हैव मैंने एक तरीके से टाइम वेस्ट काफ़ी हो जाता था। क्योंकि आप जाओ 3 घंटे कोचिंग में बिताओ, उसको पढ़ने के लिए 3 घंटे लो, तो आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए टाइम बचता ही नहीं ज़्यादा। और ये एग्ज़ाम में क्लियर करने के लिए सेल्फ स्टडी इज़ दी मेन गोल, इज़ दी मेन मंत्रा, वो सबसे ज़रूरी है। आप सेल्फ स्टडी प्रॉपर्ली करोगे, खुद चीज़ों को समझोगे, खुद इम्प्रूव करोगे, तभी आपके एग्ज़ाम क्लियर करने के चांसेस इम्प्रूव होंगे एंड अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू क्लियर। और स्पेशली आजकल इतना ऑनलाइन मटेरियल आ गया है कि आपको कोचिंग की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। अगर आपके पास सही गाइडेंस है तो आपको ऑनलाइन ही सारा मटेरियल है या किताबें हैं, सब आपको मिल जाएंगी। तो उसको आप ये मत सोचिए कि मैं अगर कोचिंग नहीं ले सकता तो मेरे लिए एक बड़ा डिसएडवांटेज है। कोई डिसएडवांटेज नहीं है। अगर आपके पास गाइडेंस है तो एक तरीके से एडवांटेज है कि आपका टाइम बचेगा कंपेयर टू जो जाके 5-6 घंटे बिता रहे हैं क्लासेस में ही। और फाइनली मैं एस्पिरेंट्स को ये मैसेज देना चाहूँगा कि पहले तो आप बहुत ही क्लियर रहिए कि क्यों आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं। आप इसलिए ज्वाइन करना चाहते हैं कि बहुत फैसिलिटी मिलेगी, सोसाइटल स्टेटस मिलेगी, तो आप अपना मोटिवेशन सस्टेन नहीं कर पाओगे। आप 5-6 महीने में ही बर्न आउट हो जाओगे। मेरा काफ़ी मोटिवेशन स्ट्रांग था कि मुझे ग्रास रूट्स पे काम करना है, और इसीलिए जब भी पढ़ने का मन नहीं करता था, मैं सोचता था कि मैं जब एग्ज़ाम क्लियर करूँगा, IAS ऑफिसर बनूंगा, तो क्या क्या काम मैं करना चाहता हूँ, कितने लोगों के लाइव्स में मैं चेंज लाने की कोशिश करूँगा। तो वो काफ़ी मोटिवेशन देता था, काफ़ी बूस्ट करता था। और ये जो बूस्ट है इंटरनल ही होगा। अगर आप इंटरनली बिलीव करते हो कि हाँ सही में मैं सिविल सर्विसेज कुछ अच्छे काम करने के लिए ही जाना चाहता हूँ, तभी आपको मोटिवेशन आएगा। और ये आप शुरू से ही क्लियर रहिए कि वाई यू वांट टू जॉइन दी सिविल सर्विसेज। और सेकेंडली मैं ये कहूँगा कि आप ये मत सोचिए कि मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है, कि मैं IIT IIM से नहीं हूँ या एम्स से नहीं हूँ, तो हाउ विल आई कम्पीट। तो आप ये याद रखिए कि इस एग्ज़ाम में देखिए, एक तो आपके सपने बड़े होने चाहिए, आपके पास मेहनत करने की जो विलिंगनेस है, जो विल पावर है, वो आप में बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, और अकॉर्डिंगली कैसे प्रोसीड करना है एग्ज़ाम में। और डेफिनेटली सफलता आपके भी हाथ लगेगी। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो आपके दोस्त हैं, जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं जो इतना मेहनत कर रहे हैं, जो आपके चाहने वाले हैं फैमिली को, उनको हमेशा याद रखिएगा, उनसे हमेशा रेगुलरली बात कीजिएगा। क्योंकि वो चाहते हैं कि आपका अच्छा हो, और उनसे आप रेगुलरली बात करेंगे तो आप भी री एनर्जाइज रहेंगे। आप यू विल बी वेरी एनर्जेटिक कि मैं भी पढ़ूँ और उनका नाम रोशन करूँ। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करना चाहूँगा। मैं DKT को काफ़ी थैंक करना चाहूँगा कि ये अपॉर्चुनिटी दिया मुझे कि मैं एस्पिरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना चाहूँ। और मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक को इसलिए भी थैंक करना चाहूँगा कि मैंने भी काफ़ी यूज़ किया था दिल्ली नॉलेज ट्रैक। मैंने काफ़ी टॉपर वीडियोस देखे। एक तरीके से ये मेरा हॉबी बन गया था बीच में कि फ्री टाइम में कोई टॉपर वीडियो ही देख लिया। तो DKT हैज़ बीन वेरी यूज़फुल एंड इट इज़ हेल्पिंग द एस्पिरेंट्स, स्ट्रैटेजी में हो या मोटिवेशन में हो। और इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करना चाहूँगा। ऑल द बेस्ट, मेहनत कीजिए और आपके सपने ज़रूर साकार होंगे। थैंक यू।